बिल्कुल सही कहा आपने। जब बेटी निपुण है तो दहेज की कैसी इच्छा। आपका जो मन है अपनी बेटी को वो दे दीजिए, लेकिन हमें आपसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जी आपने ऐसी बात कहकर तो मेरा दिल हल्का कर दिया। जाओ रमेश, आरती से बात कर लो। जी, होने वाली सासू माँ। आरती और रमेश एकांत में जाकर एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ ही देर में हरिया काम से चला जाता है और आरती की सहेली पुष्पा उसे बुलाने आती है। माँ, अब तो मेरा रिश्ता तय हो गया। रमेश जी के पिताजी भी चले गए। मुझे पुष्पा के साथ उसका सामान लेने बाजार जाना है, तो जाऊं क्या? जा ही रही हूँ। ये लड़की भी ना सुनती नहीं है, चली गई। अगर वो चली गई है तो आप ही मुझसे बात कर लीजिए, थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताती हूँ ना। पहले आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर ले आती हूँ। मेरे हाथ का आम पन्ना पीना। ये कहकर संगीता आम पन्ना बनाकर अपने दामाद के सामने रखती है। तभी उसके हाथ पर जले का निशान देखता है। ये क्या, आपके हाथ पर ये जलने का निशान कैसे लगा? अब ये तो वो पुड़ी से जल गया था। आप झूठ बोल रही हैं। आपने घबरा कर मुझे ये बात बताई, और ये पूरी जलने का निशान तो बिल्कुल नहीं है। किसी ने जानबूझकर जलाया है। बताइए ना, किसने किया आपके साथ ऐसा? वो अक्सर मेरे पति कभी कभार मुझ पर हाथ उठा देते हैं गुस्से में। आप ऐसे रिश्ते में घुटती नहीं है? घुटती हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता ना। बातें छोड़ो, आप आम पन्ना पी लो। वाह, कितना टेस्टी आम पन्ना बनाया है आपने। मुझे एक और मिलेगा? ये सुनकर संगीता एक ग्लास और रमेश के लिए आम पन्ना लेकर आती है। अंदर ही अंदर रमेश संगीता को पसंद कर रहा था। चेहरे से भी संगीता खूबसूरत थी। दोनों कुछ देर एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। फिर संगीता को जैसे ही अपने पति के आने की आहट होती है तो वो रमेश को जाने को कहती है। दिन गुजरते हैं कि एक शाम। अजी, मैं आरती के लिए सोने के जेवर देखने जा रही हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे देते। अरे जाहिल औरत, कितना पैसा खाती है तू? कितने पैसे दूं मैं तुझे? बता, क्या किया तूने पहले के पैसों का? बता, तूने क्या किया? पहली बात तो तू मुझे कल का हिसाब दे। 1000 रुपए कहाँ खर्च किए? वो मैं कल आरती के साथ दूर के बाजार गई थी। वहां उसे 500 रुपए के झुमके दिला दिए। 100 रुपए का उसने कुछ खाया था और 10 रुपए का मैंने नींबू पानी पिया। बाकी आने जाने का किराया लग गया, और पहले के बचे हुए पैसे से वो 2 साड़ी लेकर आए थे। झूठ बोलती है। अरे झूठ बोलती है। 2 दिन से अपने 2000 रुपए ढूंढ रहा हूं। जरूर तूने ही चुराए होंगे। अब तू गई। जितेंद्र रुकता नहीं और संगीता को पीटने लगता है। उसे धक्का देता है जिससे दीवार में उसका सर लग जाता है। तभी आवाज सुन आरती आती है। पिताजी, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? बस कीजिए। कब तक माँ पर ऐसे ही हाथ उठाते रहेंगे? तू चुप रह, बीच में मत बोल, वरना तू भी पिट जाएगी। शादी हो रही है ना, चुपचाप शादी करके निकल। तेरी माँ को तो मैं ठीक करूंगा। डर के मारे आरती आगे नहीं बढ़ पाती और जितेंद्र संगीता को बहुत मारता है। आरती मजबूर थी, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। जब जितेंद्र घर से बाहर शराब पीने चला जाता तब आरती मलहम लेकर अपनी माँ के हाथ पांव पर लगाती और गर्म पानी से सिकाई करती है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ आरती? तेरा बाप तेरे बचपन से मुझे पीटता आया है। आज तेरी शादी होने का समय आया। मैं कब तक ये सब सहूंगी? मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जानती हूँ माँ, मुझे भी पिताजी से डर लगता है, लेकिन ये गांव वाले, ये समाज बहुत बातें बनाता है। एक औरत को पति का घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। 2 हफ्ते में मेरी शादी है। आरती अपनी माँ के हाथ पांव पर मरहम लगाकर उसे आराम करने के लिए छोड़ देती है। 4-5 दिन में संगीता ठीक होती है। घर में शादी की तैयारी चलती है और संगीता अपनी बेटी को शादी का लहंगा दिलाने जाती है तो रमेश भी आया होता है। वहां रमेश संगीता से गुपचुप बात भी करता है और खाने के लिए, कपड़ों के लिए उसे पूछता है, उसको हवा करता है। अरे आप ये साड़ी खरीद लीजिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी शादी में। हाँ माँ, आप ये साड़ी खरीद लो। ठीक है। फिर खरीदारी के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन फिर रमेश अपने ससुराल किसी काम से आता तो देखता है कि घर में कोई नहीं होता और जितेंद्र संगीता को बेल्ट से मार रहा होता है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा था तुझे ये साड़ी खरीदने के लिए? ज्यादा पैसे आ रहे हैं, तुझ पर छम्मक छल्लो बनना चाहती है, हैं? मैं बनाता हूँ तुझे छम्मक छल्लो। देख तेरी सूरत का क्या करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। आरती और दामाद जी ने कहा था, इसलिए मैंने खरीदा। शादी में पहनने के लिए मुझे मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ससुर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इनको। देखिए उनकी हालत कैसी हो गई है, मुंह से खून निकल रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा दामाद भी आ गया। कहीं तुमने ही तो नहीं बुलाया इसे? बड़ा दामाद की बात मानने लग गई हो। आप गलत समझ रहे हैं।
इतने पर भी जितेंद्र संगीता को मारने से चूकता नहीं। तभी रमेश जैसे तैसे धक्का देकर उसे कमरे में बंद कर संगीता को घर से बाहर जंगल की तरफ ले आता है, जहां वह बैठी होती है, रो रही होती है और रमेश उसे अपना सहारा देकर चुप कराने की कोशिश करता है। अपने रुमाल से उसका खून साफ करता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती, क्योंकि तड़प तड़प के मरने से अच्छा एक बार मैं मर जाऊं। मेरा आदमी बहुत बुरा है। संगीता का दर्द देख रमेश उसे अपने गले से लगा लेता है। आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। संगीता, तुम बहुत अच्छी हो, ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करती। तुम्हारा पति तुम्हें कितना मारता है, इस बात से मैं तो वाकिफ हूँ, पर आज मैंने अपने आंखों से भी देख लिया। मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ और मैं तुम्हें पहली नजर से ही चाहता हूँ संगीता। क्या सच में तुम मेरा साथ दोगे रमेश? मुझे भी तुम पहले दिन से ही अच्छे लगते हो, मेरी फिक्र करते हो, लेकिन मैं अपनी मर्यादा में रह रही थी। मेरी बेटी का क्या होगा, फिर ये समाज वाले। मैं तुम्हारे साथ हूँ, समाज की बातों को अनसुना कर दो, क्योंकि ये लोग कभी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेंगे। और मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करके भी उसको तो कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, कुछ ही दिनों में शादी है। ठीक है, अभी जितेंद्र को शक होगा, कुछ दिन बाद आधी रात को भाग जाएंगे यहाँ से दूसरे शहर। ठीक है। 4 दिन बीत जाते हैं। सबके सोने के बाद संगीता अपने कपड़े और मोबाइल लेकर घर से अपने दामाद के साथ भागकर बस से दूसरे शहर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में, घर में और रमेश के घर में दोनों के गायब होने की सनसनी खबर हर जगह फैल जाती है। देखा, तेरी माँ भाग गई तेरे होने वाले पति के साथ। हाय हाय, सास भाग गई दामाद के साथ। कैसा कलयुग आ गया है, इतनी नीच हरकत कैसे कोई कर सकता है? अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। माँ को मैं इतना चाहती थी और माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों माँ, क्यों? मुझे तुमसे नफरत है। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। रहने दीजिए, आप तो दूर ही रहिए। कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है। माँ आपकी वजह से ही ज्यादा परेशान थी, पर वो ऐसा करेंगी मैंने सोचा भी नहीं था। संगीता और रमेश अपना फोन चालू करते हैं तो पुलिस उन्हें ट्रैक करने लगती है और किसी ढाबे पर रुकने पर वह समाचार में अपनी खबर को देख घबरा जाते हैं और वापस अपने गांव के पुलिस स्टेशन की ओर खुद चले जाते हैं। जब पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है और अलग अलग बिठाकर पूछताछ करती है, जहां कुछ मीडिया भी होती है। समाज की सारी हदें लांघकर तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। बताओ, तुम अपनी बेटी के पति के साथ क्यों भागी? अरे जवाब दीजिए, आपको ये बताना ही होगा। पूरा समाज आपके इस कुकर्म को देखकर बहुत शर्मिंदा है। साहब, ये सब मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस रमेश से प्यार हो गया। वो मेरे साथ हैं, उसने मुझे समझा। मेरा पति मुझे दिन रात मारता है। जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तब से आज तक मारने से चूका नहीं है। हर बात पर हिसाब लेता है, बेल्ट मारता है, पीकर बातें करता है। किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अच्छा, तुम्हारे पति ने तुम पर इल्जाम लगाया है। तुम 3 लाख और कुछ गहने लेकर भागी हो। नहीं साहब, मैं घर से कपड़ों के अलावा कुछ नहीं लाई। गले में मंगलसूत्र और पैरों में पायल है और हाथ में सिर्फ 200-300 रुपए थे। क्या सच में आप अपने दामाद से शादी करेंगी? हाँ करूंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी। छी छी छी, समाज को गंदा करके रख दिया तुम लोगों ने। मिस्टर रमेश, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप भी शादी करेंगे? क्या आपकी कोई पहले से ही गलत नियत थी अपनी सास से शादी करने की? और सुना है आपने पहले भी 2 बार शादी तोड़ी है। हाँ, मैं उनसे शादी करूंगा। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। वो कितना परेशान है, आप में से कोई नहीं समझ सकता। हमेशा औरत को गलत ही समझा जाता है। आज लोग थू 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 कर रहे हैं क्योंकि रिश्ता थोड़ा गलत है, लेकिन मैंने उनकी बेटी से शादी करके उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की और मेरी ये कोई गलत धारणा नहीं थी। जो हुआ अपने आप हुआ। इन्हें मैंने अपनी आंखों से पिटता हुआ देखा है। अरे बस करो, अब सारे मीडिया पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाओ। कांस्टेबल, इनकी चेकिंग में तो कुछ नहीं निकला और ये दोनों मान भी नहीं रहे। इनके घर वाले भी इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो भाई इन लोगों को छोड़ दो। अरे साहब, आप तो इन्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो फोन की धमकी आ रही है ना, बम से उड़ाने की। उसकी क्या? और ये सब इन दोनों की वजह से हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, हम प्रोटेक्शन देते हैं। पुलिस वाले अपनी हिरासत से सास और दामाद को छोड़ देते हैं। जहां दोनों गांव में आते हैं तो ग्रामीण लोग उन पर पत्थरों से हमला करने लगते हैं। बेटी अपनी मां को दुत्कारती है। इसके बाद सास और दामाद उस गांव से निकलकर किसी और जगह अपनी नई दुनिया बसाते हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इस कहानी के भी 2 पहलू थे। एक, जहां संगीता पुराने हालातों की वजह से बहुत बेबस थी, उसे रमेश जैसा हमसफर मिल गया। दूसरा पहलू ये कि समाज की नजरों में वे बेहद एक गलत रिश्ते में थे। अरे वाह, मेरी बहुएं आ गई,
चलो बहुओं, अब जल्दी से इस कलश को गिराते हुए अंदर आ जाओ। अरे जरा शहरी बहू को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है, तैयारी भी बिल्कुल हीरोइन जैसी की है। वैसे गांव वालों और शहर लोगों में फर्क तो होता है, गांव वाली तो गंवार सी तैयार है, एक हीरा और एक कोयला लग रही है। किसने कहा कि गांव वाले गंवार होते हैं? गांव वाले वो कर दिखाते हैं जो शहरी लोग नहीं कर पाते, और मुझे तो शहरी बहू से ज्यादा अच्छी गाँव वाली बहू लग रही है। मेहमान ऐसे ही शालिनी के पीछे उसकी बहुओं पर बातें बनाने लगे कि तभी शालिनी बोली, अरे बस करो, मेरी बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा है, और वैसे मैं सच बताऊं तो मेरी शहरी बहू ज्यादा अच्छी लग रही है। गांव वाली गांव के हिसाब से तैयार है, और शहर वाली शहरी, और मेरी शहरी बहू शहरी हीरोइनों की तरह तैयार है। शालिनी की बात सुनकर शहरी बहू रिधिमा के भाव चढ़ गए, तो वहीं गांव वाली बहू रूपा बस उदास सी हो गई। रिधिमा और रूपा की शालिनी के बेटों से आज ही शादी हुई थी। दोनों बहुएं गृह प्रवेश की रस्म के लिए अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में उन दोनों का गृह प्रवेश भी हो गया, जिसके बाद दोनों बहुओं को घर के सोफे पर बैठा दिया गया। विदाई में देर हो गई थी, तो जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म भी कर लेते हैं। वक्त भी ज्यादा हो रहा है, और फिर उसके बाद बहुओं को भी इनके कमरों में आराम करने को भेज देंगे। शालिनी की बात सुनकर सारी औरतें बहुओं की मुंह दिखाई करने लगी और एक एक आगे आई और बहुओं को तोहफे देने लगी। ये लो ब्यूटीफुल बहू, वैसे रिधिमा तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल बॉलीवुड की किसी हीरोइन की तरह। वो औरत बस रिधिमा की तारीफ करके चली गई। ऐसे ही फिर दूसरी औरत सामने आई। तुम्हारा लहंगा, बाल, मेकअप सभी कितने प्यारे हैं, सच में तुम तो किसी एंजल की तरह हो। ये लो। सभी इसी तरह से बस रिधिमा की ही तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से रिधिमा के सोफे पर बैठे बैठे ही भाव चढ़ने लगे। अरे वाह, सभी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। आज की महफिल में मैं तो इस गंवार के आगे छा गई। अब एक दिन के गैप से मेरा रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन में भी चाहे जो हो जाए मुझे ही स्ले करना है। इस गंवार को मैंने रिसेप्शन में भी ब्लर ना कर दिया तो मेरा नाम रिधिमा नहीं। एक तरफ रिधिमा रूपा से बहस में आ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ रिधिमा भाभी कितनी सुंदर हैं, सभी इनकी ही तारीफ कर रहे हैं। कहाँ मैं हूँ जो अपनी शादी के दिन भी ज्यादा अच्छी नहीं दिख पाई। मेरी पहचान बस एक गांव वाली से लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने लुक से नहीं तो अपनी आदत से सभी का दिल जीत ही लूंगी। रूपा ऐसे ही सोचने लगी। दोनों बहुओं की सोच में मानो जैसे जमीन और आसमान का अंतर था। ऐसे ही रस्मों में आज का दिन खत्म हो गया। अगले दिन कितनी अच्छी नींद आई। मेरी स्किन ने भी पूरी तरह स्लीप लिया। कल को तो अब मेरा रिसेप्शन होगा। मैं चाहती हूँ कि कल मैं ब्यूटी के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दूं। इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा पार्लर ढूंढना होगा। रिधिमा ऐसे बोलकर अपने कमरे में फोन पर अच्छे अच्छे पार्लर और सैलून को स्क्रॉल करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रूपा भी जल्दी से उठ गई थी और अच्छा हुआ जो जल्द ही आंख खुल गई। घर में मेहमान हैं, काम करती हूँ, सभी का जल्दी से जाकर नाश्ता बना देती हूँ। माँ जी अकेले इतने मेहमानों को हैंडल नहीं कर पाएंगी। रूपा ऐसे बोलकर जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। नीचे काफी सारे मेहमान थे। रूपा उन्हें देखकर जल्दी से रसोई में पहुंच गई और सभी का नाश्ता बनाने लगी। अरे रूपा बहू, क्या कर रही है? अभी कल ही तेरी शादी हुई है और तू आज ही रसोई में आकर चूल्हे पर चढ़ गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं घर आए हुए मेहमानों का पेट भरवाऊं। आप अकेले ये सब नहीं कर पाओगी ना। रूपा ने ऐसे बोलकर सभी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाया, जिसके बाद सभी मेहमान उसे घेर कर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। एक तरफ रूपा थी जो सभी का ख्याल रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओहो, मुझे तो कोई अच्छा सा सैलून मिल ही नहीं रहा। खैर मैं ढूंढ कर तो रहूंगी ही। रिधिमा बहू तैयार नहीं हुई अब तक? नीचे सब तेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। माँ जी मैं आज तो कमरे में ही रहूंगी। सभी को बोल दीजिए कि अब रिधिमा कल ही कमरे से बाहर आएगी। नहीं बहू, ऐसे नहीं हो सकता। रूपा को देख, वो सुबह से ही सारे मेहमानों की मेहमानदारी में लगी हुई है। हाँ तो लगने दो माँ जी, वैसे भी वो रूपा है। वो रूपा जिस पर जरा भी रूप नहीं है। वो अपने लुक से तो किसी का भी दिल नहीं जीत पाएगी। अब वो सबके आगे पीछे घूमकर ही तारीफें इकट्ठा करेगी। रिधिमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सारा दिन रिधिमा बस अपने रिसेप्शन की तैयारी के बारे में सोचने में लगी ही रही। तो वहीं दूसरी तरफ रूपा, जिसे रिसेप्शन याद भी नहीं था, आज का दिन भी कुछ इस तरह से गुजर गया। आज रिसेप्शन का दिन था। सुबह से ही घर में काफी चहल पहल थी और ऐसे में शालिनी 2 लड़कियों के साथ रूपा और रिधिमा के पास पहुंची। बहू, आज तुम्हें रिसेप्शन के लिए ये दोनों लड़कियां तैयार करेंगी। ये बहुत बड़े सैलों से यहाँ आई हैं। नहीं माँ जी, मैं इनसे तैयार नहीं होंगी। क्यों बहू? अरे बेटा, ये पूरे शहर के सबसे अच्छे सैलों से हैं, तो क्यों मना कर रही है? माँ जी, एक बहुत बड़े सैलों में अपनी बुकिंग कर चुकी हूँ मैं। वो लोग भी मुझे घर में ही सजाने आएंगी। माफ करना, लेकिन मैं इन दोनों से तैयार नहीं हो सकती हूँ।
रिद्धिमा ने साफ साफ शालिनी की बुलाई हुई मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होने को मना कर दिया। वहीं रूपा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अगर रिद्धिमा इनसे तैयार नहीं होना चाहती है तो ना सही, मैं इनसे तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, तो इनसे तैयार हो जाना, रिद्धिमा वहीं से तैयार हो जाएगी जहां से इसने तैयार करने वाली को बुलाया है। शालिनी के बोलने पर रूपा उन दोनों लड़कियों को अपने कमरे में ले गई और उसका मेकअप शुरू हुआ। आपको मेकअप किस तरह का चाहिए, फुली मैट या फिर थोड़ा सा ग्लोई? मुझे नहीं पता, आप लोग खुद देख लीजिए कि किस तरह का सही लगेगा। रूपा भोली सी थी, वो खुद से मेकअप भी करना नहीं जानती थी। उसका सारा मेकअप सैलून वाली लड़कियों ने अपने हिसाब से ही किया। ऐसे ही बाल बनाते वक्त, आपको अपने बाल ओपन रखवाने हैं या फिर ब्रेड बना दे? मैं नहीं जानती, जैसे आपको अच्छा लगे, मुझे वैसे रेडी कर दीजिए। रूपा की बात सुनकर सैलून वाली लड़कियां मुस्कुराने लगीं और रूपा को ऊपर से लेकर नीचे तक उन दोनों ने अपनी मर्जी से ही सजाया। रूपा तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा की सैलून वाली भी उसे सजाने आ गई और ये कैसा चमकीला सा रंग तुम मेरी आंखों पर लगा रही हो, कितना गंदा लग रहा है। मैडम, आपके लुक के हिसाब से ये शेड ही अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे न्यूड मेकअप चाहिए, स्पेशली आईज का। अब जल्दी करो, इस रंग को हटाओ। रिद्धिमा ऐसे ही मेकअप वगैरह सभी चीजों में अपनी तरह से ही अड़ी लगा रही थी। वो कुछ भी सैलून गर्ल्स को अपने हिसाब से नहीं करने दे रही थी। इतना गंदा लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? बोल्ड लिपस्टिक लगाओ, उससे ही बात बनेगी। रिद्धिमा ऐसे ही पूरी अपनी मर्जी से तैयार हुई, जिसकी वजह से उसकी तैयारी का कोई तालमेल नहीं बैठ पाया और वो अजीब सी लगने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर अपनी सास के सामने आईं और रूपा, ये तू ही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये भगवान नजर ना लगे, मेकअप, बाल, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। तू भी ठीक लग रही है रिद्धिमा, लेकिन अगर तू मेरी बुलाई हुई लड़कियों से तैयार होती तो तुझमें अलग ही बात आती। शालिनी की बात सुनकर रिद्धिमा का मूड खराब हो गया। कुछ ही देर बाद दोनों बहुएं अपने रिसेप्शन फंक्शन की जगह पर पहुंची, जहां पर सभी लोग रूपा को ही देखने लगे और बातें बनाने लगे। बारात में तो ये गांव वाली बहू कैसी भी नहीं लग रही थी, लेकिन जरा आप देखो क्या रूप चढ़ा है इस रूपा पर। शहरी बहू तो इसके आगे दब गई। ऐसा ही कहा, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये बहू गांव की है और एक चीज शहरी लोगों की तरह ही है। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। ये सब सुनने में रिद्धिमा को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपना इतना दिमाग खपाया, पैसे भी उठाया और वक्त भी दिया, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा? ये बेइज्जती। मेरे आगे ये गांव वाली बाजी ले गई। मुझसे अच्छा सभी को इस गांव वाली का लुक लग रहा है। रिद्धिमा मन ही मन इसी तरह से जलने लगी। अभी सब रूपा की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और जोश में होश खोकर वो बोल पड़ी, इस गंवार की ही तारीफ सभी के सभी क्यों किए जा रहे हो? अगर अच्छी भी लग रही है तो मन में कह लो। रिद्धिमा की बात सुनकर सभी चौंक गए और उसे देखने लगे। रिद्धिमा को भी एकदम से होश आया कि वो क्या बोल रही थी, इसीलिए वो जल्दी से बैठ गई कि तभी रूपा बात को संभालते हुए बोली, चौंक गए ना आप लोग? ये रिद्धिमा ने और मैंने मजाक किया था आप लोगों को चौंकाने का। रूपा ने ऐसे ही बात संभाल ली, जिसकी वजह से सभी मेहमानों ने बस बात को आई गई सा कर दिया। शालिनी समझ गई थी कि रूपा ने बात को संभाल लिया है। वो बस रूपा को देखकर मुस्कुराने लगी। रिद्धिमा को भी उस दिन रूपा की समझदारी और खुद का बचाव करते देख एहसास हुआ कि वो गलत इंसान से बहस कर रखी थी और रिसेप्शन वाले दिन सब कुछ ठीक हो गया।